नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में। आज हम भारत में पैसा और बैंकिंग की जो दुनिया है उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये एक ऐसा विषय है जो मतलब सीधे सीधे हमारी जेब से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और दस्तावेज भी हैं जो इसकी बुनियाद और इसके स्ट्रक्चर को समझने में काफी मदद करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के भंडार से वो अहम बातें निकालें जो वाकई मायने रखती हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भारत का बैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, हाँ। रिजर्व बैंक की इसमें क्या भूमिका है और आजकल इससे जुड़े बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये पूरी चर्चा दिलचस्प हो और आसानी से समझ में आए। तो फिर शुरू करते हैं पैसे की अवधारणा से ही। आजकल हम जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं मतलब नोट और सिक्के, ये फिएट मनी कहलाता है। फिएट मनी। हाँ। इसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, मतलब कागज की या मेटल की वैल्यू उतनी नहीं है। बस सरकार का आदेश है, एक कानूनी मान्यता है, इसलिए ये चलता है। हाँ, ये उस पुराने जमाने की कमोडिटी मनी से अलग है, जैसे सोने के सिक्के या मसाले वगैरह होते थे जिनकी अपनी एक कीमत होती थी। बिल्कुल। फियाट मनी के अलावा आपने सुना होगा चेक या ड्राफ्ट, ये फिड्यूशरी मनी में आते हैं, ये भरोसे पर चलते हैं। अच्छा। सरकार कानूनी तौर पर इन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करती, पर जारी करने वाले पर भरोसा होता है कि वो इसे फियाट मनी में बदल देगा। लेकिन एक और चीज है जो मुझे हमेशा थोड़ी पेचीदा लगती है कि बैंक खुद भी पैसा बनाते हैं। ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और बैंकिंग का बिल्कुल आधार है। देखिए, बैंक अपने पास जो कुल पैसा जमा होता है ना, उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखते हैं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आरबीआई ने कहा 10% रखना है, तो अगर 100 रुपए जमा हुए, बैंक 10 रुपए रिजर्व रखेगा और बाकी 90 रुपए उधार दे देगा। ओह, अच्छा। और वो उधार दिया हुआ पैसा फिर कहीं और जमा होता होगा? बिल्कुल। वही तो, वो 90 रुपए जब किसी दूसरे बैंक में जमा होते हैं, तो वो बैंक भी उसका मान लीजिए 10% यानी 9 रुपए रिजर्व रखकर बाकी 81 रुपए आगे उधार दे देता है। अरे वाह। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो जो शुरू में 100 रुपए जमा हुए थे, उससे अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा क्रेडिट या पैसा बन जाता है। हम्म। इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ये सिस्टम इकोनॉमी में लोन देने के लिए, क्रेडिट फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया, समझ गया। अच्छा, अब भारत की बैंकिंग संरचना पर आते हैं। सबसे ऊपर तो आरबीआई है ना? हाँ, बिल्कुल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। वो पूरी प्रणाली के टॉप पर है। इसके नीचे फिर कई तरह के बैंक आते हैं। हाँ। एक जो मुख्य वर्गीकरण है वो है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये बेसिकली इस पर निर्भर करता है कि बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लिस्टेड है या नहीं। अच्छा, ज्यादातर बड़े बैंक तो शेड्यूल्ड ही होंगे। हाँ हाँ, लगभग सभी प्रमुख बैंक शेड्यूल्ड ही हैं। फिर इन शेड्यूल्ड बैंकों में आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी जो हम आमतौर पर देखते हैं। जी। इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, पीएसबीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज भी शामिल हैं। और कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। और अब कुछ नए तरह के बैंक भी आ गए हैं जिन्हें विभेदित या डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं। जैसे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स। जी। इनका क्या खास मकसद है? बिल्कुल। स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबीज जो हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब छोटे कारोबारी, किसान, एमएसएमईज, असंगठित क्षेत्र के लोग, उन तक लोन और बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। अच्छा। और पेमेंट बैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर भुगतान, पेमेंट सर्विसेज, पैसे भेजने की सुविधा, इस पर ध्यान देते हैं। वो छोटी बचत जमा कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते, उनका दायरा थोड़ा लिमिटेड है। 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और एक बात और, शुरू में ये कलकत्ता में था, फिर 1937 में मुंबई आ गया। अच्छा। और शुरू में ये प्राइवेट था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। और ये जो आरबीआई एक्ट की धारा 7 है, जिसके बारे में कभी-कभी चर्चा होती है, वो क्या है? हाँ, धारा 7 सरकार को ये अधिकार देती है कि वो जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, आरबीआई गवर्नर को निर्देश दे सके। हालांकि आरबीआई की अपनी स्वायत्तता भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये एक तरह का बैलेंस है। और इसके मुख्य काम क्या है? नोट छापना तो हम सब जानते हैं। हाँ, करेंसी नोटों की छपाई और उनका वितरण, ये तो एक बहुत बड़ा और विजिबल काम है। देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, देवास एमपी,
नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। अच्छा। इनके अलावा आरबीआई सरकार का बैंकर है, मतलब सरकार के खाते संभालना, सरकार की तरफ से पेमेंट करना और सरकार के लिए उधार का प्रबंधन करना। सरकार उधार कैसे लेती है? वो ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए। बिल्कुल, छोटी अवधि की जरूरतों के लिए, मतलब 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स जारी होते हैं। और लंबी अवधि के लिए, जैसे 2 साल से लेके 40 साल तक के लिए, डेटेड सिक्योरिटीज या जिन्हें सरकारी बॉन्ड्स G-Secs कहते हैं, वो जारी किए जाते हैं। और ये बॉन्ड यील्ड क्या चीज होती है? ये कीमत के साथ घटती बढ़ती रहती है? हाँ, ये समझना जरूरी है। बॉन्ड की यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न, इसका बॉन्ड की मार्केट कीमत से उल्टा रिश्ता होता है। जब बाजार में किसी बॉन्ड की कीमत गिरती है तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है, अच्छा। और जब कीमत बढ़ती है तो यील्ड घट जाती है। ये बाजार के सेंटिमेंट और ब्याज दरों पर निर्भर करता है। और आरबीआई खुद भी इन सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO कहते हैं। जी हाँ, OMO एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। आरबीआई इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए करता है। जब आरबीआई बाजार से बॉन्ड खरीदता है तो वो सिस्टम में पैसा डालता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है। और जब बेचता है तो पैसा खींच लेता है। बिल्कुल, पैसा सोख लेता है, लिक्विडिटी कम करता है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प ऑपरेशन है, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट, ये क्या है? इसमें आरबीआई एक साथ छोटी अवधि के बॉन्ड बेचता है और लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदता है। इसका मकसद होता है लंबी अवधि की ब्याज दरों को नीचे लाना, ताकि लंबी अवधि के निवेश जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ावा मिले। काफी स्मार्ट तरीका है। ये तो हुआ सरकार के लिए काम। अब अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कंट्रोल या जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, वो आरबीआई कैसे लागू करता है? देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य होता है महंगाई को काबू में रखना, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना और साथ ही आर्थिक विकास को भी सहारा देना। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। हाँ, ये मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसके लिए आरबीआई के पास 2 तरह के हथियार हैं, कह सकते हैं। एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और दूसरे गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। जैसे CRR और SLR, ये तो बहुत सुनने में आते हैं। हाँ, ये सबसे बेसिक है। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंकों की कुल जमा, जिसे NDTL कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका वो हिस्सा है जो उन्हें आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना जरूरी है। इस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा, और SLR? SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है, लेकिन वो इसे कैश, सोना या फिर आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में रख सकते हैं। और इनको घटाने बढ़ाने से बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम ज्यादा हो जाता होगा? बिल्कुल, सीधा असर पड़ता है। अगर CRR SLR बढ़ाते हैं तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, और घटाते हैं तो ज्यादा। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है? रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से बहुत कम समय के लिए, आमतौर पर रातों रात, उधार लेते हैं। ये मौद्रिक नीति का एक प्रमुख सिग्नल माना जाता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है और वो आगे लोन महंगा कर सकते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। हाल ही में एक और चीज आई है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। SDF, ये क्या है? इसमें बैंक बिना कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल दिए अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक और टूल है। ये सारी दरें मिलकर सिस्टम में ब्याज दरों और पैसे की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं। ये तो हुए क्वांटिटेटिव टूल्स। और वो क्वालिटेटिव या गुणात्मक उपकरण? उनका क्या रोल है? गुणात्मक उपकरण किसी खास सेक्टर में क्रेडिट के फ्लो को दिशा देने या कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL। हाँ, इसके तहत बैंकों को अपने कुल लोन का एक निश्चित प्रतिशत, जैसे कृषि, MSME, शिक्षा, हाउसिंग जैसे जरूरी माने गए क्षेत्रों को देना अनिवार्य होता है। इसका मकसद यह है कि इन जरूरी सेक्टर्स को लोन मिलने में दिक्कत ना हो। अच्छा। RRBs के लिए तो ये शायद ज्यादा होता है। हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ये लक्ष्य 75% है। इसके अलावा आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बदल सकता है, मतलब
लोन के बदले कितनी सिक्योरिटी रखनी होगी। वो कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट कर सकता है, जैसे ईएमआई कितनी होंगी। कभी-कभी मॉरल सुएशन यानी नैतिक दबाव का इस्तेमाल करता है, बैंकों से अपील करता है। और अगर कोई बैंक नियम ना माने तो सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। मतलब आरबीआई के पास काफी ताकत है और वो बैंकों का नियामक भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आरबीआई ही बैंकों को काम करने का लाइसेंस देता है। वो देखता है कि बैंक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके विलय को मंजूरी देता है, उनकी लोन देने की गतिविधियों पर नजर रखता है, एटीएम के नियम बनाता है। मतलब पूरी बैंकिंग प्रणाली को स्थिर और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। वो एक तरह से बैंकों का बैंक है। बिल्कुल। और वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, यानी अगर कोई बैंक मुश्किल में फंस जाए तो आखिरी सहारा आरबीआई ही होता है। और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी आरबीआई ही करता है। जी हाँ, देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसमें सोना, विदेशी करेंसी, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआरस, रिजर्व ट्रांसपोजिशन वगैरह शामिल है, उन सब का मैनेजमेंट आरबीआई करता है। ये रुपए की एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। एक और नाम सुनने में आता है DICGC। ये क्या करती है? डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये आरबीआई की ही एक सब्सिडियरी है, मतलब सहायक कंपनी। जी। इसका मुख्य काम है बैंकों में जो हम और आप जैसे लोग पैसा जमा करते हैं उसका बीमा करना। अच्छा, वो 5 लाख वाला बीमा। हाँ बिल्कुल। फिलहाल हर जमाकर्ता का हर एक बैंक में 5 लाख रुपए तक का जमा सुरक्षित है। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो डीआईसीजीसी इतना पैसा जमाकर्ता को वापस करती है। ये लोगों का बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं। समझ गया। चलिए अब थोड़ा बैंकों के राष्ट्रीयकरण और विलय पर बात करते हैं हम। 70 और 80 के दशक में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो क्यों जरूरी समझा गया था? देखिए, उस समय एक बड़ी चिंता ये थी कि बैंकिंग सेवाएं जो थीं वो ज्यादातर शहरों और अमीर लोगों तक ही सीमित थीं। ग्रामीण इलाकों और गरीब तबकों तक बैंकों की पहुंच बहुत कम थी। तो राष्ट्रीयकरण का एक बड़ा मकसद था बैंकिंग की पहुंच को बढ़ाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि किसानों, छोटे कारीगरों को संस्थागत ऋण मिल सकें और वो साहूकारों के चंगुल से बच सकें। और आजकल बड़े बैंकों के विलय यानी मर्जर्स पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या सोच है और क्या कुछ चिंताएं भी हैं? हाँ, विलय के पीछे सोच ये है कि इससे बड़े और मजबूत बैंक बनेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन कर सकें। उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। और वो बड़े लोन दे पाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल, बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं। एक तो ये कि अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो टू बिग टू फेल का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब अगर वो फेल हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, जब अलग-अलग कल्चर और सिस्टम वाले बैंकों को मिलाया जाता है तो कर्मचारियों के एडजस्टमेंट, उनके जॉब सिक्योरिटी की चिंताएं, इन सबको मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। सही कहा। अच्छा, बैंकों की जो लोन देने की दरें होती हैं, वो कैसे तय होती हैं? पहले कुछ MCLR जैसा था, अब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है। ये क्या है? हाँ, पहले MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम था। ये काफी हद तक बैंक की अपनी फंडिंग कॉस्ट पर निर्भर करता था और थोड़ा जटिल भी था। लेकिन अब आरबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लागू कर दी है। जनकराज कमेटी की सिफारिश थी ये। इसमें बैंकों को अपने लोन्स की ब्याज दरों को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना होता है। जैसे रेपो रेट से? हाँ, जैसे आरबीआई का रेपो रेट या सरकार के ट्रेजरी बिल की यील्ड। इससे फायदा ये हुआ है कि पारदर्शिता बढ़ी है। जब आरबीआई अपना पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट बदलता है तो उसका असर लोन की ब्याज दरों पर जल्दी और सीधे तौर पर पड़ता है, जिसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचता है। ये तो अच्छी बात है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आते हैं, बेसल नॉर्म्स। ये क्या भला है और ये क्यों इतने जरूरी हैं? हाँ, बेसल नॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में एक संस्था है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS। उसकी एक कमेटी है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBC। वो ये नियम बनाती हैं। अच्छा। इनका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम को फाइनेंशियली स्टेबल और मजबूत बनाना, ताकि वो आर्थिक झटकों को, जैसे 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया था, उसे झेल सके।
इसमें वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जैसी बातें आती हैं, ये थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। देखिए, बैंक जो लोन देते हैं या निवेश करते हैं उसमें रिस्क होता है। इस रिस्क को कवर करने के लिए बैंकों को अपने पास पर्याप्त पूंजी यानी कैपिटल रखनी पड़ती है। ठीक है। ये कैपिटल दो तरह की होती है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल कहते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की कैपिटल मानी जाती है क्योंकि ये नुकसान को सबसे पहले सोख सकती है। इसमें पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स और कुछ खास तरह के बॉन्ड्स आते हैं जिन्हें 81 बॉन्ड्स कहते हैं। 81 बॉन्ड्स, ये क्या होता है? एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स ये थोड़े खास किस्म के बॉन्ड हैं। ये परपेचुअल होते हैं, मतलब इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होती, और ये अनसिक्योर्ड होते हैं। इनमें एक क्लॉज होता है कि अगर बैंक बहुत मुश्किल हालात में पहुंच जाए, जिसे पॉइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी PONV कहते हैं, मतलब जब बैंक डूबने की कगार पर हो, तो बैंक इन बॉन्ड्स का ब्याज देना रोक सकता है या इन्हें इक्विटी में बदल सकता है या इनका मूलधन भी राइट ऑफ कर सकता है। ओह, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। हाँ, निवेशकों के लिए रिस्क ज्यादा है, इसलिए इन पर ब्याज भी ज्यादा मिलता है। फिर होती है टियर 2 कैपिटल। ये सप्लीमेंट्री कैपिटल है। इसमें भी कुछ तरह के बॉन्ड्स और लोन आते हैं। ये टियर 1 जितनी भरोसेमंद नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये तो हुई कैपिटल। अब वो CAR कैसे निकलता है? CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसे CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। इसके लिए पहले हमें समझना होगा रिस्क वेटेड एसेट्स RWE क्या है। RWA। हाँ, बैंक के पास जो भी एसेट्स होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के लोन, उनमें रिस्क का लेवल अलग अलग होता है। जैसे सरकार को दिया गया लोन कम रिस्की है, तो उसका रिस्क वेट कम होगा। पर्सनल लोन ज्यादा रिस्की है, तो उसका रिस्क वेट ज्यादा होगा। अच्छा। तो बैंक अपने सभी एसेट्स को उनके रिस्क के हिसाब से वेटेज देते हैं और फिर जोड़ते हैं, जिससे RWA निकलता है। अब CAR का फॉर्मूला है, बैंक की कुल पूंजी यानी टियर 1 प्लस टियर 2 को RWA से भाग दें और फिर 100 से गुणा करें। कुल पूंजी RWA 100। बिल्कुल। ये रेशियो बताता है कि बैंक अपने जोखिम भरे एसेट्स की तुलना में कितनी पूंजी रखता है। मतलब अगर कुछ लोन खराब हो जाएं, तो क्या बैंक के पास उस नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त कैपिटल है? तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। हाँ, सामान्य तौर पर बेसल नॉर्म्स इसके लिए एक न्यूनतम स्तर तय करते हैं। और ये बेसल के अलग-अलग वर्जन क्यों आए? बेसल 1, 2, 3। देखिए, समय के साथ बैंकिंग और वित्तीय बाजार बदलते रहते हैं, नए तरह के रिस्क सामने आते हैं, तो नियम भी अपडेट करने पड़ते हैं। बेसल 1 1988 सबसे पहला था और उसका फोकस मुख्य रूप से क्रेडिट रिस्क पर था, यानी लोन डिफॉल्ट होने का खतरा। उसने 8% CAR का न्यूनतम स्तर रखा था। भारत ने इसे 1999 में अपनाया। फिर आया बेसल 2 2004। इसने क्रेडिट रिस्क के साथ साथ मार्केट रिस्क, बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान और ऑपरेशनल रिस्क, बैंक के अंदरूनी प्रोसेस, लोगों, सिस्टम या बाहरी घटनाओं से होने वाला नुकसान को भी शामिल किया। अच्छा, 3 तरह के रिस्क। हाँ, और बेसल 2 ने 3 पिलर यानी स्तंभों पर जोर दिया। पहला, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। भारत में इसे 9% CAR रखा गया। दूसरा, पर्यवेक्षी समीक्षा, सुपरवाइजरी रिव्यू, मतलब रेगुलेटर जैसे RBI बैंकों के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की समीक्षा करे। और तीसरा, बाजार अनुशासन, मार्केट डिसिप्लिन, यानी बैंक खुद अपनी वित्तीय स्थिति, CAR, रिस्क प्रोफाइल वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक करें। और फिर बेसल 3, ये 2008 के संकट के बाद आया होगा? बिल्कुल। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दिखाया कि बेसल 2 भी काफी नहीं था। तो बेसल 3 2010 लाया गया, जिसने नियमों को और कड़ा कर दिया। इसने न सिर्फ पूंजी की मात्रा, क्वांटिटी पर, बल्कि उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी पर ज्यादा जोर दिया। मतलब टियर 1 कैपिटल पर ज्यादा फोकस। हाँ, बेसल 3 ने कहा कि कुल 9% CAR में से कम 7% टियर 1 कैपिटल होनी चाहिए। इसके अलावा इसने कुछ नए बफर पेश किए, जैसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB। हाँ, कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये 2.5% RWA का एक अतिरिक्त बफर है, जो बैंकों को अच्छे समय में बनाना होता है,
ताकि बुरे वक्त में जब नुकसान हो तो इस बफर का इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा। और बेसल 3 ने लिक्विडिटी रिस्क पर भी बहुत ध्यान दिया। उसने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR जैसे नियम लाए। LCR ये सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास इतनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLA हों, जैसे सरकारी बॉन्ड, कैश, कि वो 30 दिनों तक के गंभीर नकदी संकट को झेल सके। तो ये सब नियम बैंकों को ज्यादा सुरक्षित और लचीला बनाने के लिए हैं। लेकिन फिर भी लोन खराब हो जाते हैं, NPA बन जाते हैं। ये NPA क्या है असल में? NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधी भाषा में कहें तो ऐसा लोन जिस पर कमाई बंद हो गई है। नियम के मुताबिक अगर किसी लोन की किस्त, मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक ड्यू रहती है, मतलब चुकाई नहीं जाती, तो उस लोन अकाउंट को NPA घोषित कर दिया जाता है। 90 दिन? हाँ, 90 दिन। इसके बाद भी वसूली ना होने पर उसे समय के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 012 होता है 90 दिन तक, फिर 90 दिन बाद वो सब स्टैंडर्ड बनता है 12 महीने तक, फिर डाउटफुल 12 महीने से ज्यादा, और आखिर में लॉस एसेट, जब लगता है कि ये पैसा वसूला ही नहीं जा सकता। भारत में NPAs की समस्या तो काफी बड़ी रही है पिछले कुछ सालों में। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और बुरा होता है। सबसे पहले तो बैंकों का मुनाफा कम हो जाता है, क्योंकि NPA पर उन्हें कमाई नहीं होती। उल्टा उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, मतलब पैसा अलग रखना पड़ता है। हाँ। इससे बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। वो नए लोन देने में हिचकिचाते हैं या फिर ज्यादा ब्याज मांगते हैं। इससे कंपनियों के लिए निवेश करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ग्रोथ रुकती है? बिल्कुल, निवेश रुकता है, प्रोजेक्ट्स अटकते हैं और आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। साथ ही निवेशकों का, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी, बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम होता है। ये तो वाकई गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार IBC लेकर आई थी 2016 में। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कितना कारगर रहा है? IBC 2016 एक बहुत बड़ा सुधार था, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले दिवालियापन की प्रक्रिया बहुत लंबी, बिखरी हुई और जटिल थी। IBC ने एक यूनिफाइड कोड बनाया और सबसे बड़ी बात, एक टाइम बाउंड मैनर में समाधान निकालने पर जोर दिया। टाइम बाउंड? हाँ, मतलब केस को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निपटाना। इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI रेगुलेटर के तौर पर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स IPs जो प्रक्रिया को चलाते हैं, और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT कंपनियों के लिए, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT व्यक्तियों के लिए। और इसमें फैसला कौन लेता है? प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC बनती है, जिसमें उस कंपनी के सभी वित्तीय लेनदारों, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। इस COC को ये फैसला लेना होता है कि कंपनी को बचाने के लिए कोई समाधान योजना, रेजोल्यूशन प्लान मंजूर की जाए या फिर कंपनी को बंद करके उसकी संपत्ति बेच दी जाए, लिक्विडेशन। तो लेनदारों के हाथ में ज्यादा पावर आ गई। हाँ, ये IBC का एक बड़ा बदलाव था। इसने लेनदारों को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। इससे पहले प्रमोटर्स सालों तक केस लटकाए रखते थे। IBC ने निश्चित रूप से वसूली प्रक्रिया को तेज किया है और क्रेडिट कल्चर को सुधारने में मदद की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी भारत की स्थिति सुधरी है। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ, चुनौतियां भी हैं। एक तो ये है कि कई मामलों में समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है। NCLT पर केसों का बोझ बहुत ज्यादा है। और दूसरी चिंता ये है कि काफी बड़ी संख्या में मामले समाधान योजना के बजाय सीधे लिक्विडेशन में जा रहे हैं, जहां वसूली बहुत कम होती है। अच्छा, और एक बैड बैंक की भी बात चल रही थी, NARCL। ये क्या चीज है? हाँ, NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसे ही आम बोलचाल में बैड बैंक कहा जा रहा है। ये सरकार समर्थित एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC है। इसका काम क्या है? इसका काम है बैंकों से, खासकर सरकारी बैंकों से, उनके बड़े-बड़े फंसे हुए कर्ज यानी NPAs को खरीद लेना। फोकस उन NPAs पर है जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। खरीद लेना मतलब डिस्काउंट पर? हाँ, ये बैंक से तय कीमत पर NPA खरीदेगी। पेमेंट का तरीका थोड़ा अलग है, कुछ हिस्सा कैश में देगी और बाकी सिक्योरिटी रिसीट्स SRs के रूप में।
जिनकी गारंटी सरकार ने दी है 5 साल के लिए, करीब 30,600 करोड़ रुपए की। फिर NARCL की एक सहयोगी कंपनी है IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी। वो इन खरीदे हुए एसेट्स का मैनेजमेंट करेगी और उन्हें बेचने या उनसे वसूली करने की कोशिश करेगी। तो इससे बैंकों को क्या फायदा? फायदा ये है कि बैंकों की बैलेंस शीट से वो बड़े NPA हट जाएंगे, उनकी बैलेंस शीट साफ दिखेगी। इससे उन्हें प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी और वो अपने मुख्य काम यानी नया लोन देने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन क्या ये समस्या का असली समाधान है? देखिए, ये एक तरह से रिएक्टिव उपाय है, मतलब समस्या होने के बाद का इलाज। आलोचक कहते हैं कि इससे मूल समस्या हल नहीं होती कि लोन NPA बनते ही क्यों है। एक चिंता ये भी है कि सरकारी गारंटी होने से कहीं बैंक भविष्य में लोन देने में लापरवाही ना बरतें, मॉरल हैजार्ड। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि NARCL असल में इन बैड लोन से कितनी वसूली कर पाएगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, इन बड़े कमर्शियल बैंकों के अलावा भी कई तरह के बैंक और वित्तीय संस्थान हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक। इनकी क्या खासियत है? कोऑपरेटिव बैंक्स सदस्य आधारित होते हैं और इनका उद्देश्य आमतौर पर अपने सदस्यों की मदद करना होता है। इन पर एक दिक्कत ये रही है कि दोहरा नियंत्रण होता है। एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास होता है और बैंकिंग वाले काम RBI देखता है। तो इससे कंफ्यूजन या दिक्कतें आती होंगी? हाँ, कभी कभी रेगुलेशन में दिक्कतें आई हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंकों में हाल में जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करके RBI को इन पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जैसे उनके मैनेजमेंट को सुपरसीड करने का, ऑडिट करने का, विलय को मंजूरी देने का, ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। और RRBs यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? RRBs 1975 के बाद खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इनका मकसद था कृषि, छोटे उद्योग, कारीगरों को लोन देना और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। हाँ। इनकी खासियत ये है कि इन्हें कोई ना कोई बड़ा कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करता है। इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, 1 या 2 जिले, और इनके लिए PSL यानी प्राथमिकता क्षेत्र को लोन देने का लक्ष्य 75% है, जो बाकी बैंकों से काफी ज्यादा है। हालांकि इनमें भी कम मुनाफे और NPAs की समस्या रही है। और एक नया नाम सुनने में आया है, NABFIB। ये क्या है? NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये एक नया डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे खास तौर पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी अवधि का फाइनेंस जुटाने और मुहैया कराने के मकसद से बनाया गया है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देगा? हाँ, ये सीधे लोन देगा, बॉन्ड जारी करेगा, निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। उम्मीद है कि इससे इंफ्रा फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा और बैंकों पर बोझ थोड़ा कम होगा। लेकिन इसके सामने भी चुनौतियां हैं, जैसे अच्छी बैंक करने लायक परियोजनाओं की कमी, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे वगैरह। और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, उनके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs, जैसा हमने पहले बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करते हैं। वो लगभग सारे बैंकिंग काम कर सकते हैं, जमा लेना, लोन देना, लेकिन उन पर कुछ शर्तें हैं, जैसे न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए, 75% लोन PSL को देना होगा और उनके आधे लोन 25,000 रुपए से कम के होने चाहिए। अच्छा, और पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का फोकस पेमेंट सर्विसेज पर ज्यादा है। वो लोन नहीं दे सकते। वो प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें भी CRR मेंटेन करना होता है और अपनी जमा का बड़ा हिस्सा 75% सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है। न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये एक तरह से कम जोखिम वाले बैंकिंग मॉडल है। समझ गया। अब एक और कैटेगरी है NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंकों से कैसे अलग हैं? NBFCs वो कंपनियां हैं जो लोन देने या निवेश करने जैसे कई काम करती हैं जो बैंक भी करते हैं, लेकिन उनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। वो डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। तो ये क्या करती हैं फिर? ये अक्सर उन खास क्षेत्रों या ग्राहकों को लोन देती हैं जहां शायद बैंक न पहुंच पाए या जिन्हें बैंक लोन देने में हिचकें, जैसे गाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन, गोल्ड लोन, इंफ्रा फाइनेंसिंग वगैरह में इनकी बड़ी भूमिका है।
लेकिन इनमें भी तो कुछ दिक्कतें आई थी। हाँ, कुछ बड़ी एनबीएफसीज में पिछले कुछ सालों में फंडिंग की समस्या और एसेट लायबिलिटी मिसमैच एएलएम की दिक्कतें सामने आई थी। एएलएम का मतलब है कि वो छोटी अवधि के लिए उधार लेकर लंबी अवधि के लिए लोन दे देती हैं, जिससे कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये है। अब वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन अपना रहा है, मतलब एनबीएफसी के आकार, उसकी गतिविधियों और जोखिम के आधार पर नियम तय होंगे। जो बड़ी और ज्यादा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं, उन पर बैंकों जैसे नियम लागू होंगे। अच्छा, आखिर में बैंकिंग सुधारों की बात करें तो नरसिम्हम समितियों का जिक्र जरूर आता है। उनका मुख्य योगदान क्या था? बिल्कुल। एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में 2 कमेटियां बनी, एक 1991 में और दूसरी 1998 में। इन्होंने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की पूरी दिशा ही बदल दी। क्या थे मुख्य सुझाव? पहली कमेटी 1991 ने लाइसेंस राज खत्म करने, ब्याज दरों को डीरेगुलेट करने, सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने, निजी और विदेशी बैंकों को आने देने की सिफारिश की। उन्होंने ही सीआरआर और एसएलआर को धीरे धीरे कम करने, एनपीए की समस्या से निपटने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी बनाने का सुझाव दिया। बैंकों के कंप्यूटरीकरण पर भी जोर दिया। और दूसरी कमेटी ने? दूसरी कमेटी जो 1998 ने इन सुधारों को आगे बढ़ाया। उसने बड़े और मजबूत बैंकों के विलय का सुझाव दिया, कमजोर बैंकों को नैरो बैंक बनाने की बात कही, मतलब वो सिर्फ सुरक्षित सरकारी बॉन्ड में निवेश करें, बैंकों के बोर्ड को ज्यादा स्वायत्तता देने और कॉरपोरेट गवर्नेंस सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनाने की भी सिफारिश की। इन दोनों समितियों की सिफारिशों ने ही आज के भारतीय बैंकिंग सेक्टर की नींव रखी है। जबरदस्त। तो आज हमने पैसे और बैंकिंग की दुनिया के कई सारे अहम पहलुओं को छुआ है। मतलब पैसा कैसे बनता है, फिएट मनी, फ्रैक्शनल रिजर्व से लेकर भारत की पूरी बैंकिंग संरचना, आरबीआई की केंद्रीय भूमिका और उसके तमाम फंक्शंस। हाँ, फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे बेसल नॉर्म्स को समझने की कोशिश की, सीएआर, आरडब्ल्यूए क्या होता है, और फिर भारत की एक बड़ी चुनौती एनपीएज, उसके कारण, प्रभाव और समाधान के प्रयास जैसे आईबीसी, और अब ये नया बैड बैंक नारसिल। जी। और साथ ही हमने विभिन्न प्रकार के बैंकों, कोऑपरेटिव, आरआरबीज, एसएफबीज, पेमेंट बैंक्स और एनबीएफसीज की भूमिका पर भी बात की। बिल्कुल, ये वाकई काफी विस्तृत चर्चा रही। हमने कोशिश की कि ये जटिल विषय थोड़ा आसान लगे। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को इससे एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सब देखते हुए भविष्य में भारतीय बैंकिंग का चेहरा कैसा हो सकता है? क्या ये जो नई डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, जैसे सीबीडीसी, वो पारंपरिक बैंकिंग को बदल देंगी? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच जो एक नाजुक संतुलन साधना होता है, वो कैसे साधा जाएगा? ये वो सवाल है जिन पर आगे भी विचार करना जरूरी होगा। बिल्कुल। इन सवालों पर सोचने से इस विषय की हमारी समझ और भी गहरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।